Hello friends, so in this video lecture we will be discussing past year paper of subject financial literacy। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैक का पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्स का। So in the last video we discussed the last year paper of 2024 सेमेस्टर 4 का पेपर किया था। ये भी पेपर सेमेस्टर 2 का है एंड दिस इज ऑफ 2024। तो ये देखिए वैल्यू एडेड कोर्स है, ये हर सेमेस्टर में है, सेमेस्टर सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है और इसमें हर ब्रांच के बच्चे इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर है, तो ये एक बेसिक अटेम्प्ट है बेसिकली कि आपका पास्ट ईयर का पेपर्स का एक वीडियो बन जाए ताकि एग्जाम से पहले आपका रिवीजन अच्छे से हो। ओके, तो इस पेपर में अगर आपने 5-6 वीडियो जो भी 5-6 पेपर्स का बनेगा वीडियोस, अगर आपने वो देख लिया तो आपका मोर और लेस प्रिपरेशन हो चुका है, क्योंकि ऐसे ही पेपर्स आएँगे। तो इसमें सबसे पहला पेपर जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा शॉर्ट नोट्स का होता है, 5-5 मार्क्स का। कोई 2 शॉर्ट नोट्स करने होते हैं और बाकी सेकंड, थर्ड क्वेश्चन 10-10 मार्क्स ईच के होते हैं। ठीक है? सो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है एनी 2 में। तो ये पहला है स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, देन है रिलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो देखिए स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, तो पहले आप फाइनेंशियल प्लानिंग को हल्का सा डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सिस्टमेटिक वे कि आपके फाइनेंसेस कैसे आपका फाइनेंशियल गोल्स मीट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक प्लानिंग है दैट हाउ यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स बाय मेकिंग बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 मेन चीजें हैं, बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसके स्टेप्स क्या है? इसमें 6 स्टेप्स मेन है। अगर मैं यहाँ लिख दूं स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो है आपका फाइनेंशियल गोल को सेट करना। आपके क्या-क्या मेजर फाइनेंशियल गोल्स हैं? फाइनेंशियल गोल्स आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करिए, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल बनाइए। फाइनेंशियल गोल हैज़ टू बी स्मार्ट, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। तो आपका पहला जो स्टेप होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो होगा फाइनेंशियल गोल्स को बनाना। एंड फाइनेंशियल गोल कैसे होने चाहिए? इट हैज़ टू बी स्मार्ट। ठीक है? क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। सेकंड स्टेप इसमें जो होगा वो होगा टू असेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन। असेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब आपका क्या इनकम सोर्सेस है, क्या नेट वर्थ है, बेसिकली कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, वो आपको जानने की जरूरत है। आपका नेट वर्थ क्या है बेसिकली। देन थर्ड इज आफ्टर असेसिंग डेवलप मेक बजट। अब आप बजट बनाओ, कहाँ-कहाँ आपकी जो इनकम आती है, वो कहाँ-कहाँ स्पेंड होगी। बजटिंग से आपको समझ में आएगा कि कितना नीड में स्पेंड हो रहा है, कहाँ इतना वांट पे स्पेंड हो रहा है, स्पेंडिंग मैनेजमेंट अच्छी होगी, तब आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। एक बार आपकी बजटिंग हो गई, उसके बाद आप फाइनेंशियल प्लान डेवलप करो। डेवलप फाइनेंशियल प्लान, जिसमें क्या होगा कि जो भी सेविंग हुई है वो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कितना रिटर्न उससे मिलेगा, उससे आप कैसे फाइनेंशियल गोल अपना कंप्लीट कर सकते हो, वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। डेवलप फाइनेंशियल प्लान, तो इसमें क्या होगा, क्या आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ होगा, ठीक है? उसमें रिटर्न कितने हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग द फाइनेंशियल प्लान में आएँगी। देन फिफ्थ क्या है? इम्प्लीमेंट। अब आपको इस फाइनेंशियल प्लान को इम्प्लीमेंट करना है एंड देन सिक्स्थ विल बी मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। अब फिफ्थ, अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती है, देन यू हैव टू मॉनिटर इट एंड रिव्यू इट। ठीक है? तो ये आपका बेसिकली 6 स्टेप्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो इतना 5 मार्क्स भी अगर आप लिख देते हो तो इट विल बी मोर दैन इनफ। ओके? नाउ वी हैव सेकंड, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसका रिलेवेंस क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिलेवेंस क्या है? तो देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि द मनी टुडे वर्थ मोर देन व्हाट यू विल गेट टुमारो। आज अगर आपको 100 रुपए मिल रहा है, उसकी वर्थ ज्यादा है व्हाट यू विल गेट आफ्टर 2 इयर्स, राइट? यही आपका है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑलराइट, तो अब इसमें देखिए
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर इन केस गिवन हो, मैंने कुछ नोट्स बनाए होंगे, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें बेसिक क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट that recognizes money available today is worth more than the same amount in future। तो अगर 100 रुपए आपको अभी मिल रहा है, उसकी कीमत ज्यादा है जो उसकी 100 रुपए आपको 1 साल बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनी हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो ऑल्सो। तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 साल में आप कोई रिटर्न पा सकते हो। इन्फ्लेशन, अगर आप कुछ भी ना करो तो भी मनी की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। So it is a fundamental financial concept that recognizes money available today is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity। This principle underpins many financial डिसीजन। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये आपका बहुत से फाइनेंशियल डिसीजंस में आएगा, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो, चाहे वो बिजनेस के डिसीजन हो। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पेपर था, उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत से ब्रांचेस ऑफ फाइनेंस में रिलेवेंट है, ठीक है? तो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस, इकोनॉमिक थियरीज, ये सब कुछ, इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब कुछ आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड है, ठीक है? तो क्यों ये रिलेवेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानना? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर में जो भी कॉस्ट हो, जो भी 100 रुपए की वैल्यू होगी, वो कम ही होगी जो आज मिल रहा है 100 रुपए। प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन जो आप आज कर रहे हो, एंड देन अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्टमेंट। अगर आपको आज पैसा मिल जाएगा, यू कैन इन्वेस्ट इट, ठीक है? तो अब आप ये देखो कैसे ये रिलेवेंट है। तो पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो आपको कितना पैसा सेव करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, ये लोगों को बताता है कि वेदर यू हैव टू सेव और इन्वेस्ट मनी टुडे टू अचीव ग्रेटर रिटर्न इन फ्यूचर। अगर आप 10,000 रुपीज आज इन्वेस्ट करते हो, तो कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा आपको? अगर 5% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो द मनी विल ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका टाइम वैल्यू क्या है? बढ़ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करते हो तो भी आपके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानना जरूरी है कि भाई अभी से मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूं ताकि मेरा कॉर्पस रिटायरमेंट समय इतना बन जाए। और जो अगर मेरा रिटायरमेंट समय जितना अमाउंट मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू क्या है, उसमें कितना सामान आ पाएगा, है ना? ये सब जानना बहुत जरूरी है। लोन डिसीजंस में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? अगर आपको कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप ओवर टाइम आप उसको जज करोगे कि आप लोन कितने समय में पे कर पाओगे। बजटिंग के लिए टाइम वैल्यू, बिजनेस में भी कैपिटल बजटिंग जो होती है, आपको किस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है, उसके लिए आप क्या निकालते थे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको 1 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में लगाना है, तो आप उसकी आज की वैल्यू निकालोगे ना कि भाई 6 साल, अगर मान लो वो जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल तक आपको रिटर्न देगा, तो वो 5 साल में जो भी रिटर्न देगा, क्या वो आज के 1 लाख रुपए से ज़्यादा है? तो ये आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी से निकालोगे, तभी आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये सारा रिलेवेंट है। इतना पॉइंट्स आप लिख देंगे 5 मार्क्स के लिए, मोर देन इनफ, ठीक है? देन वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन फ्रॉड्स। तीसरा क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो देखिए ऑनलाइन फ्रॉड्स आपका पॉन्जी स्कीम है। आप पॉन्जी स्कीम के बारे में लिख सकते हो। कैसे आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हो, ये लिख सकते हो। ये इसका हमने लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड पॉन्जी स्कीम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। आपका इसमें डिजिटल कार्ड्स का ओटीपी ऑथेंटिकेशन है, ये लिख सकते हो। एक टोकेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आप इस पे लिख सकते हो ऑनलाइन। तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं वैसे, ठीक है? देन यू हैव सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट। तो देखिए इसमें ये सारे टर्म्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो सब 2.5 मार्क्स ईच के हैं, है ना? 10 मार्क्स का है और 4 टर्म्स हैं, तो आराम से ये हो जाएगा। तो टू मतलब इस हिसाब से आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब पे आपको लिख देना है। ऑलराइट, तो इसमें शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। ये सब वैसे कॉमन चीजें हैं, बट इसमें हाउ यू विल राइट दैट वी कैन सी। ओके, तो डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं विच आर इशूड बाय प्लास्टिक, या मेटल कार्ड भी हो सकते हैं।
which are issued by banks or financial institution that allow you to make transaction using your funds that is linked to your bank account. तो ये जो प्लास्टिक या मेटल कार्ड जो बैंक आपको इश्यू करती है दैट इज लिंक्ड विद योर बैंक अकाउंट, ठीक है? इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। जैसे जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो अगर आप उसको टाइमली पेमेंट ना करो तो एक इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है? इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं। एक होता है एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो आप कोई भी दुकान में जाते हो उसमें जो आप डेबिट कार्ड कभी-कभार ट्रांज़ैक्ट करते हो, जो पीओएस मशीन होती है, उसमें जो भी टर्नओवर होता है, उस मर्चेंट को उसका कुछ परसेंटेज देना होता है, ठीक है? फिर ईएमवी चिप, ये आपका क्यों डेबिट कार्ड के पीछे एक चिप रहती है, ईएमवी ईएमवी नाम जो है वो उसके क्रिएटर से आया है। मतलब यूरो पे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ठीक है? इन तीनों ने ही ईएमवी बनाया। इसमें क्या होगा जब भी आप ट्रांज़ैक्शन करोगे उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी व्हिच विल बी वेरिफाइड बाय द ओटीपी, ठीक है? तो टू वे ऑथेंटिकेशन है इसमें। तो इससे आपका डेबिट कार्ड विल बी मच मोर सिक्योर्ड। अब क्या है एक वाई-फाई सिंबल भी डेबिट कार्ड में आता है जिससे आप टैप करके भी यू कैन मेक पेमेंट। सो देयर इज़ आल्सो अ वाई-फाई सिंबल जो कि एक चिप लगी रहती है जिससे आप टैपिंग से भी पेमेंट हो जाती है। ये आपका डेबिट कार्ड में भी है, क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या है बेसिक जो डेबिट क्रेडिट का है कि फंड्स जो है आपका वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, ठीक है? डेबिट कार्ड में। तो इसमें फंड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन। कन्वीनिएंट है ऑनलाइन और ऑनलाइन एंड इन पर्सन परचेज, एटीएम विथड्रॉल में भी काम आ जाता है, ठीक है? अब स्पेंडिंग आपकी लिमिटेड रहेगी, जितना आपके बैंक में पैसा है उतनी ही आप स्पेंड कर पाओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में जो भी आपकी प्री डिटरमाइंड लिमिट है, जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपको दी गई है बैंक के द्वारा, उस लिमिट तक आप क्रेडिट कार्ड में खर्चा कर सकते हो। तो ये तो हो गया डेबिट कार्ड 2.5 मार्क्स के लिए इनफ। फिर आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड भी वही मेटल या प्लास्टिक के होते हैं व्हिच गिव यू एन लाइन ऑफ क्रेडिट। कुछ क्रेडिट अमाउंट देते हैं। अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है, तो आप अभी पेमेंट दे दो और बाद में आप पे कर दें। 1 महीने बाद या जब भी, जो भी आपका टाइम लिमिट है। allowing you to borrow money from a bank to make purchases। तो परचेज करने के लिए आपको उस समय बैंक में पैसा की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, बट येस यू हैव टू पे इट ऑन टाइम। इससे क्या होगा अगर आप टाइमली पे करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है एंड देन एट दैट केस यू कैन आल्सो गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। बट अगर आप डिफॉल्ट करते हो, आप पे टाइम पे नहीं करते हो, सो द बैंक विल चार्ज हेवी इंटरेस्ट रेट। फिर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इस पे भी बच के रहना है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड के केस में इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी है, डेट ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है? इसमें 16 डिजिट कार्ड नंबर है, सीवीवी, एक्सपायरी, सिग्नेचर, अकाउंट होल्डर नेम। सबसे ज्यादा ये जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है ये वीजा ही होता है 49%। फिर मास्टर कार्ड है, फिर रुपे है। रुपे इज इंडियन लॉन्च्ड, ठीक है? इसमें भी एक वाईफाई सिंबल होता है टैपिंग के लिए जो वर्क करता है। तो यू कैन मेक परचेजेस विद द क्रेडिट कार्ड एंड पे द अमाउंट बैक लेटर, टिपिकली विद इन द ग्रेस पीरियड। एक ग्रेस पीरियड होता है, 1 महीना हो सकता है या इट डिपेंड्स ऑन द बैंक। अब ये जो ग्रेस पीरियड कैसे डिटरमाइन होता है? इट डिपेंड्स ऑन द बैंक, इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन फाइनेंशियली, ठीक है? एंड योर क्रेडिट रेटिंग, ठीक है? बेनिफिट्स क्या है? क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप उस रिवॉर्ड्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। एक सेफ्टी नेट है, इन केस आपको कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, अभी आपके पास कैश नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लिमिटेशन क्या है? इट कैन इंकर इंटरेस्ट, आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है अगर आपने ग्रेस पीरियड में पेमेंट नहीं करी। तो आपको अपना डेट को बहुत रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना पड़ेगा इन केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो ये आप 2.5 मार्क्स भी इनफ लिख सकते हो। ऑलराइट। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या है? वो सारी सर्विसेज आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब आप ऑनलाइन अपने घर से वन कैन डू, ठीक है? ये आपका हो गया। अलाउ कस्टमर टू एक्सेस देयर अकाउंट्स एंड मेक ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन। यू एक्सेस योर बैंक अकाउंट थ्रू अ सिक्योर वेबसाइट। एक सिक्योर वेबसाइट से आप एक्सेस करते हो और मोबाइल ऐप एंड कैन ट्रांसफर फंड्स, पे बिल्स एंड मैनेज योर फाइनेंसेस, ठीक है? बेनिफिट्स क्या है कि वो कन्वीनिएंट है, सिक्योर है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन है। लिमिटेशन रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ठीक है?
तो इसमें क्या है कि आप जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं नेट बैंकिंग में। देन यू हैव डिजिटल वॉलेट्स। ये एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन होती है जो आपकी सारा स्पेंडिंग डेटा या आपका सारा फंड्स को स्टोर करती है, फंड स्टोर करती है। आपका एक स्पेंडिंग एनालिटिक्स भी मेंटेन रखती है कि आप कहाँ-कहाँ खर्चा कर रहे हो, उसमें दिखाता रहेगा। जैसे पेटीएम हो गया, है ना? ये सब में एक डिजिटल वॉलेट भी है। अमेज़न पे हो गया इसका एग्ज़ाम्पल, अमेज़न पे, ये सब आपका वॉलेट्स है। पेटीएम तो यूपीआई भी है और वॉलेट भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? एंड ट्रैक पेमेंट हिस्ट्रीज़ ट्रैक करता है, ठीक है? तो ये आपको फंड स्टोर करने में हेल्प करता है। दीज़ आर द फाइनेंशियल फिनटेक एप्लीकेशन, ठीक है? ऑलराइट। कन्वीनिएंट है, सिक्योर है, एलिमिनेट द नीड टू कैरी मल्टीपल फिजिकल कार्ड्स, ठीक है? अब इसमें इंटरनेट कनेक्शन की नीड होगी, सीखिए इसकी लिमिटेशन, ऑलराइट। सो विद दिस ये आपका 10 मार्क्स का था क्वेश्चन पूरा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स को डिफाइन करना था, ठीक है? नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक सिक्योरिटी दिया, उसका प्रोबेबिलिटी दिया, रिटर्न दिया, बूम, स्टैग्नेंट। इसमें आपको क्या निकालना है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिस्क। तो अब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का तो सिंपल फॉर्मूला है। आपको ये प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से जो है, रिटर्न तो दिया ना 40% बूम में होगा, 20% स्टैग्नेंट में और खराब टाइम पे -20%। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा? 0.3 into 40 प्लस 0.4 into 20 प्लस 0.3 into -20, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 12% प्लस 0.4 into 20 ना, 40%, 8% प्लस, अब ये माइनस ही है यहाँ, ठीक? क्योंकि ये लॉस में है, -20 है, यहाँ -6%, तो इट विल बी टोटल 14%। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी 14%। तो देखो, रिस्क निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रिस्क का मेजर होता है। उसका फॉर्मूला है सिग्मा प्रोबेबिलिटी आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर। तो रिटर्न 40 है, ठीक है? अब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 0.3। ये आप अगर ईआर करो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का, तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा व्हाट व्हाट विल बी हियर -6, ठीक है? ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आप कर लो आर माइनस आर एक्स ईआर, तो 40 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 28, 20 माइनस 8 12 और यहाँ -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -14, ठीक है? अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना है और फिर इसको प्रोबेबिलिटी से इनटू करके देन यू हैव टू फाइंड द अंडर रूट। इस फॉर्मूला से आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकाल सकते हो। तो ये भी एक सही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स दे देंगे। आपको एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर विल बी अलाउड, ऑलराइट। So with this we are moving to the next question, last question, that is, एक हमेशा टैक्स रिजीम पे आता है क्वेश्चन, या तो सॉल्व करने को आता है। हमने जो लास्ट पेपर सॉल्व किया था उसमें सॉल्व करने का था, ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स। इसमें थियोरेटिकल है दैट व्हाट इज न्यू टैक्स रिजीम। इसमें आप न्यू टैक्स रिजीम के जो रेट्स हैं वो लिख दीजिएगा एंड लिस्ट द डिडक्शन व्हिच आर नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स में नहीं अलाउड। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या है, कौन-कौन से डिडक्शन है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। तो दीज आर द डिडक्शंस। आपका हाउस रेंट अलाउंस, डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन दोनों बोल रहा है, ठीक है? तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं अलाउड है, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अलाउड नहीं है। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेंट पे दे रखा है तब अलाउड, ठीक है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो आप इंटरेस्ट लेते हो 2 लाख तक का आप ले सकते हो,
इंटरेस्ट का डिडक्शन, वो जो सेक्शन 24B में, जो कि अलाउड नहीं है। हेल्पर अलाउंस भी अलाउड नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी अलाउड नहीं है, ठीक है। 80C जो डिडक्शन है, जिसमें LIC, ULIPS, PPF, NPSC कंट्रीब्यूशन, ये सब जो आता है, जिसकी 1.5 लाख तक की लिमिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये अलाउड नहीं है। 80C इज नॉट अलाउड। 80D जो मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस होता है, दैट इज नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स regime. Interest paid on education loan, 80E, is not allowed. Deduction in respect of donation, 80G, is not allowed. Royalty, 80QQB, is not allowed. फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स, 80TTA, इज नॉट अलाउड। 10,000 तक का डिडक्शन होता है, ठीक है। 80D में 25,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलता है। तो ये सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं है न्यू टैक्स regime। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एट एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो अभी हम लोग बाकी के क्लासेस, बाकी के वीडियोस में और भी पेपर सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने 6-7 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, वीडियोस देख लिए और इसके नोट्स बना लिए, देन इट विल बी इनफ। सिंपल है, 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 30 मार्क्स है। पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आता है, दूसरा 2-2 10-10 मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 3 करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जनरली मैंडेटरी रहता है। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल।